हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम मुस्लिम विधि के एक अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मेहर के ऊपर। मेहर जो मुस्लिम संप्रदाय का निकाय है, वो अब्दुल रहीम के अनुसार मुस्लिम विवाह एज ए कॉन्ट्रैक्ट नॉट ए सेक्रमेंट। मुस्लिम विवाह एक संविदा है, ना कि संस्कार। और संविदा की जहाँ तक हम बात करें तो संविदा का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रारूप है, उस महत्वपूर्ण प्रोविजंस के अकॉर्डिंग संविदा में प्रतिफल का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार जब मुस्लिम निकाय के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक संविदा की भांति हैं, तो उसमें भी एक प्रतिफल का होना आवश्यक है। तो जानकारों के अनुसार जो मेहर है, वो मेहर या डॉवर एक संविदा में प्रतिफल के रूप में देखी जाती है। इस्लाम पूर्व के समाज की अगर हम बात करें तो इस्लाम पूर्व के समाजों में दो प्रकार के विवाह फेमस थे, बाल और बीना। ध्यान रहे यहाँ पर बाल विवाह नहीं बल्कि बाल और बीना, ये दो अलग अलग प्रकार के निकाय वहाँ पर हुआ करते थे। तो जहाँ तक बाल विवाह की वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर जो पुरुष जिस स्त्री को भी अपने साथ लेकर के जाना चाहता था, वो उसके संरक्षक को, उसके अभिभावक को, उसके गार्जियंस को उसका मूल्य उसे दे करके वो उसको ले जाता था, जिसको बाल विवाह कहते थे। इसी प्रकार से बीना निकाय भी फेमस था और इसके अकॉर्डिंग उस महिला को ही वहाँ पर कुछ धनराशि दे करके उसको अपने साथ ले जाते थे। इस्लाम पूर्व के समाजों में इस प्रकार के दो प्रकार के निकाय फेमस थे। तो धीरे धीरे ये परंपरा विवाह के समय कुछ उपहार देने की हो गई और इसलिए इसको गिफ्ट ऑफ मैरिज भी कहा गया। जब इस्लाम पश्चात का समाज आया और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने उस समाज को अपने हैंड ओवर किया, तो ये जो विवाह यहाँ पर चले आ रहे थे, बाल या बीना या अन्य प्रकार के निकाय जिनका कोई अस्तित्व समाज में नहीं होता था, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने उसको समाप्त किया और निकाह की परंपरा वहाँ पर रखी। और जब निकाह की परंपरा वहाँ पर रखी तो गिफ्ट ऑफ मैरिज की जो परंपरा थी वो पहले से ही चली आ रही थी। तो गिफ्ट ऑफ मैरिज में उन्होंने उसको डॉवर को या मेहर को उसमें एक्सेप्ट किया। तो ये तो मेहर के बारे में कुछ जो परंपरा चली आ रही थी उसके बारे में हमने बात की। अब आगे हम देखेंगे कि मेहर का उद्देश्य क्या है। तो वास्तव में मेहर का उद्देश्य अगर हम देखें तो दो प्रकार से देखने को मिलता है। पहला, एक पत्नी का सहारे के रूप में, और दूसरा विवाह कम से कम जो विवाह विच्छेद थे वो समाज में कम से कम हो। ये दो उद्देश्य से निकाय का कॉन्सेप्ट, जो डॉवर का कॉन्सेप्ट रखा गया। तो पहला जो हमने यहाँ पर देखा, पत्नी का सहारा। सडनली अगर वहाँ पर, चूँकि मुस्लिम समाज में पति 4 निकाय कर सकता था, तो अचानक से अगर उस पत्नी को वहाँ पर तलाक दे दिया गया या पति की मृत्यु हो गई, तो उस महिला का उस डॉवर के माध्यम से, उस मेहर के माध्यम से उसका कुछ सहारा बन जाता था। और दूसरी बात यहाँ पर हमने देखा, मेहर का उद्देश्य जो डाइवोर्स के केस आ रहे थे, विवाह विच्छेद के केस आ रहे थे, उनमें कमी करना था। क्योंकि जब मेहर वहाँ पर लिखी जाती है और जब वो तलाक दिया जाता है तो मेहर तत्काल वहाँ पर पत्नी को देना अनिवार्य बन जाता है। तो मुस्लिम पुरुष जो छोटी छोटी सी बातों पर तलाक दिया करते थे, तो ऐसी स्थिति में तलाक के मामलों में भी काफ़ी कमी वहाँ पर देखी गई। तो इसका एक बड़ा उद्देश्य ये भी देखने को मिला। इसके पश्चात मेहर के बारे में अगर हम बताएं तो मेहर पति की तरफ से पत्नी की ओर लिखा जाने वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। तो कई प्रकार के मेहर होते हैं। अगर हम मेहर की डेफिनेशंस ऑफ डॉवर के बारे में बात करें तो कई जानकारों ने यहाँ पर अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे हम यहाँ पर विचार कर लेते हैं। जैसे अब्दुल रहीम की अगर हम बात करें तो अब्दुल रहीम ने अपने ग्रंथ में, अपनी किताब में इसकी परिभाषा स्पष्ट कर दी है। और उन्होंने अब्दुल रहीम ने अपनी मोमडेंस लॉ की किताब में पेज नंबर 334 में ये लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम संप्रदाय में निकाह के समय जो प्रतिफल दिया जाता है वो मेहर कहलाता है, डॉबर कहलाता है। और वो केवल और केवल उस महिला के सम्मान स्वरूप ही दिया जाता है और उसको सम्मान स्वरूप ही वहाँ पर देखना चाहिए, ना कि उसके विक्रय का कोई मूल्य है। तो उन्होंने स्पष्ट, अब्दुल रहीम ने यहाँ पर कहा है कि सम्मान स्वरूप जो राशि वहाँ पर लिखवाई जाती है वो मेहर कहलाती है। इसके बाद जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में ये कहा है कि जो मेहर है वो, जो मुस्लिम निकाह है, वो एक संविदा है, ना कि संस्कार है। और इस संविदा में जो प्रतिफल होता है वो मेहर के रूप में वहाँ पर लिखा जाता है। इसके पश्चात अगर हम जस्टिस हिदाया की बात करें
तो जस्टिस हेदाया ने भी वहाँ पर मेहर को एक पति जो पत्नी की ओर जो सम्मान राशि दी जाती है उसी के बारे में उन्होंने बात कहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर मेहर निकाह के लिए एक लीगल कॉन्सेप्ट है और अगर मेहर की चर्चा नहीं भी होती है तब भी वहाँ पर मेहर अनिवार्य रूप से माना ही जाता है और मेहर पति को वहाँ पर देना ही पड़ता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एकदम हट के बात की है। सबरुन्निसा के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पत्नी है मुस्लिम निकाय में वो एक वस्तु है और मेहर उस वस्तु का मूल्य है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट ने अलग अलग न्यायालयों ने अलग अलग बात वहाँ पर की है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हम एक यहाँ पर देखें तो मेहर निश्चित रूप से पत्नी के लिए एक सम्मान स्वरूप और आगे के लिए उसका एक सहारा ही है, जिसको हम एक कॉन्सेप्ट के रूप में सभी डेफिनेशंस का प्रतिक्रिया स्वरूप देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो मेहर को वहाँ पर हम प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो मेहर मुख्य रूप से दो प्रकार के यहाँ पर रखे गए हैं। एक प्रॉपर डॉबर जिसको हम उचित मेहर कहते हैं और दूसरा स्पेसिफाइड डॉबर जिसको हम अनिश्चित या निश्चित मेहर वहाँ पर कहा जाता है। तो एक अनिश्चित मेहर, उचित मेहर, प्रॉपर डॉबर या उर्दू में इसको कहते हैं मेहर मिस्ल, कस्टमरी डॉबर भी इसको कहते हैं। और दूसरी डॉबर यहाँ पर आती है निश्चित मेहर, स्पेसिफाइड डॉबर, जो पक्षकारों के द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है और उर्दू में इसको कॉन्सेप्ट के रूप में रखा जाता है मेहर ए मुसम्मा। तो ये दोनों मेहर्स की हम बात डिटेल थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पहली मेहर जो यहाँ पर आई है जिसको हमने कस्टमरी डॉबर, प्रथागत डॉबर, उचित मेहर या प्रॉपर डॉबर या मेहर मिस्ल, कई नामों से यहाँ पर हमने इसको देखा। तो यहाँ पर इस मेहर की हम बात करें तो उचित मेहर से मतलब होता है कि जब निकाय के समय पक्षकारों के बीच मेहर ना फिक्स की गई हो, ना लिखी गई हो, तो निकाय के लीगल कॉन्सेप्ट के रूप में मेहर वहाँ पर लिखी हुई मानी जाती है और ऐसी स्थिति में उचित मेहर वहाँ पर निर्धारित की जाती है। जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो रीजनेबल क्या होना चाहिए वहाँ पर, वो उचित मेहर के रूप में वहाँ पर देखा जाता है। तो रीजनेबल अगर मेहर है तो न्यायालय को वहाँ पर ज़रा निर्धारित करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड डॉबर है और वो निर्धारित कर दी गई है तो न्यायालय को वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि निकाय के समय वो मेहर निर्धारित कर दी जाती है। उचित मेहर पर ज़रा थोड़ा सा बात करें तो उचित मेहर तीन तरीके से वहाँ पर न्यायालय निर्धारित करता है। पहला, उस पत्नी के व्यक्तिगत गुण वहाँ पर देखे जाएंगे। दूसरा, पत्नी के पिता का जो सामाजिक स्तर है वो क्या है, इसी हिसाब से मेहर निर्धारित होगा। और तीसरा, पत्नी के पितृकुल में कैसे मेहर लिखी गई है और कैसे मेहर निर्धारित की गई है, ये तीन में से कोई भी तरीका अपना करके वहाँ पर न्यायालय उचित मेहर निर्धारित करता है। तो पत्नी के व्यक्तिगत गुण के आधार पे, मतलब कि वो कितनी गुणवान है, कितनी योग्य है, इस आधार पर उसकी मेहर न्यायालय निर्धारित करता है। और दूसरा, पत्नी के पिता का जो सामाजिक स्तर है वो क्या है, इस आधार पर निर्धारित होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि उस महिला के पितृकुल में, मीन्स कि उसको बुआ को कितनी मेहर लिखी गई, उसकी बड़ी बहनों को कितनी मेहर लिखी गई, इन सभी के आधार पर न्यायालय वहाँ पर उचित मेहर निर्धारित करता है। आगे अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफाइड डॉबर हो जाती है और निश्चित मेहर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पक्षकारों के द्वारा वो निर्धारित कर दी जाती है। तो निश्चित मेहर दो प्रकार से वहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। पहला, तुरंत दे मेहर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉम्प्ट डॉबर, और दूसरा स्थगित मेहर, डिफर्ड डॉबर। तो प्रॉम्प्ट डॉबर या तुरंत दे मेहर वो मेहर कहलाती है जो निकाह होने के पश्चात तुरंत ही पत्नी के एक लीगल राइट्स के रूप में चली जाती है और वो जब भी चाहे उस मेहर की मांग कर सकती है। और डिफर्ड डॉबर, स्थगित डॉबर, वो डॉबर कहलाती है जब पत्नी ने किसी कारण से वो मेहर वैसे तो थी तुरंत दे मेहर, लेकिन उसको डिफर्ड कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, स्थगित मेहर कर दिया। तो स्थगित मेहर अगर वो की गई है तो वो विवाह विच्छेद के पश्चात उसको तुरंत मांगा जा सकता है और उसी आधार पे फिर आगे कार्रवाई हो सकती है। आगे अगर हम बात करें तो मेहर में हम देखते हैं कौन कौन सी वस्तुएं वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डॉबर हो सकती है, कौन कौन सी वस्तुएं मेहर के रूप में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है, केवल वो चीज़ें मेहर के रूप में नहीं लिखी जाती हैं जो मुस्लिम संप्रदाय में जो उचित नहीं रखी गई हैं मेहर लिखने के लिए, उनको केवल वहाँ पर निरस्त किया गया है, वो मेहर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। बाकी मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति मेहर के रूप में लिखी जा सकती है। लेकिन शराब,
शुअर, जो भी मुस्लिम संप्रदाय में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह से इनलीगल घोषित किए गए हैं वो मेहर के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेहर लिखते समय जो संपत्ति अस्तित्व में है केवल उसी का ही पति मेहर लिख सकता है, अन्यथा ऐसी संपत्ति जो कभी भविष्य में मिलने वाली हो या जिसका कहीं से कॉन्सेप्ट बनने वाला हो वो संपत्ति वहाँ पर मेहर के रूप में नहीं लिखी जाती है। तो मेहर के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो इसके बाद हम अगर अब आगे देखें तो ये देखते हैं कि मेहर का जो लिमिटेशंस है वो क्या होना चाहिए। तो मेहर की लिमिटेशंस ये है कि लिमिटेशंस एक्ट वहाँ पर लागू हो जाता है, मर्यादा विधि वहाँ पर लागू हो जाती है 1963, और मेहर 3 साल में कभी भी मांग की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट मेहर की मांग 3 साल में की जा सकती है। अगर मेहर कितनी मिलना चाहिए इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। अगर विवाह पूर्ण हुआ है, अगर निकाह पूर्ण हुआ है तो 100% मेहर वहाँ पर उस पत्नी को मांगने का अधिकार है। अगर विवाह पूर्ण नहीं हुआ है तो 50% ही मेहर उसको मांगने का अधिकार है। इस प्रकार से जो मेहर के कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर हमने देखे। और आगे थोड़ा सा और इस पर हम बात कर लेते हैं कि अगर पत्नी मेहर की मांग करती है और पति मेहर देने से अगर इनकार करता है तो क्या पत्नी के राइट्स वहाँ पर बन जाते हैं। पहला, वो संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। दूसरा, मेहर की मांग एक उधारी की वसूली, एक ऋण की वसूली की तरह की जा सकती है। और विधवा पत्नी की अगर हम बात करें तो वो पति की संपत्ति पर तब तक पूरा अधिकार रख सकती है जब तक कि उसको मेहर वहाँ पर ना दे दी जाए, जब तक कि मेहर का कॉन्सेप्ट वहाँ पर कंप्लीट। तो यहाँ पर मेहर के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने देखे और अंतिम कॉन्सेप्ट के रूप में ये देखते हैं कि रेमिसेंस ऑफ डॉवर। रेमिसेंस ऑफ डॉवर से मतलब होता है मेहर की माफ़ी, या इसको हम कहते हैं हेवाए मेहर। तो पत्नी जब भी चाहे, चूँकि मेहर पत्नी का राइट्स है और पत्नी जब भी चाहे उस मेहर की माफ़ी कर सकती है, पति के पक्ष में उसका माफ़ी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये बन जाती है कि कंडीशंस फॉर ए वैलिड रेमिसेंस, मतलब कि जो मेहर की माफ़ी की गई है उसकी क्या विधिक औपचारिकताएं पूरी होना चाहिए। अगर विधिक औपचारिकताएं वहाँ पर पूरी नहीं की गई हैं तो उस मेहर की माफ़ी को न्यायालय एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये 3 चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। पहला, जो महिला मेहर की माफ़ी कर रही है वो स्वस्थ होना चाहिए, वो एक साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो महिला अपने मेहर के अधिकार के, अपने इस बहुत बड़े अधिकार को छोड़ रही है उस मेहर की वयस्कता वहाँ पर देखी जाती है। तो मुस्लिम संप्रदाय की अगर बात करें तो वयस्कता की जो उम्र है वो 15 साल देखी गई है। लेकिन चूंकि ये लीगल कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है और इसलिए यहाँ पर महिला की उम्र 18 साल देखी जाएगी। अगर वो 18 साल की कंप्लीट हो गई है और स्वस्थ चित्त की है तो वो अपने मेहर की माफ़ी कर सकती है, जिसको हम हिबा ए मेहर कहते हैं। क्योंकि अगर एक बार मेहर की माफ़ी कर दी गई है तो दोबारा वो पति से मेहर की वसूली नहीं कर सकती है। अगले लीगल कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। सहमति हर चीज़ की बनती है लेकिन सहमति स्वतंत्र होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से दबाव से, कपट से, भय से, असम्यक असर से आदि किसी भी कॉन्सेप्ट से नहीं होना चाहिए। एकदम फ्री सहमति, वहाँ पर एक स्वतंत्र सहमति के साथ वो महिला उस डॉवर को छोड़ रही हो। और अगली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि मेहर में जो रेमिसेंस है वो एक लिखित होना चाहिए। जिस प्रकार से मेहर लिखित में करवाई जाती है उसी प्रकार से मेहर का छोड़ना या रेमिसेंस ऑफ डॉवर भी एक रिटन होना चाहिए। और अगर रिटन नहीं हुआ है तो वहाँ पर मेहर की माफ़ी नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार आज हमने मेहर के एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की। अगला वीडियो हमारा होगा इद्दत के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।